नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में। कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। तो कन्फाइंड स्पेस जो है एक इनक्लोज्ड प्लेस है विच इज़ नॉट डिजाइन फॉर द लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी इन विच वेंटिलेशन एंड एक्सेस सिगरेट्स में भी डिफ़िकल्ट। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड। और कोई फोर्सिएबल हैजार्ड हो लाइक जैसे टॉक्सिक गैसेस, फायर, फ्यूम्स, इस तरह के ड्रोनिंग हैजार्ड इन जिससे कि अनकॉन्शियस होने का चांस हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड। अब अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछता है कि एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, तो देखो आप जो भी इनक्लोज नेचर के हैं और जिनमें कोई रिस्क है, नॉर्मल ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं बना है, जैसे टैंक, मैन होल्स, बॉयलर, फर्नेस, सीवर्स जो नीचे गटर का पाइप जाता है ना, साइलो, हॉपर्स, वल्ट्स, पाइप्स, ट्रेंचेस, टनल्स, डक्ट्स, बीन्स, पिट्स, ये सारे इनक्लोज नेचर के हैं। तो इसको अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि आप कुछ कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल्स बताइए, तो आप इसमें से कोई बता सकते हैं। अब जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट आर द पोटेंशियल हैजार्ड इन द कन्फाइंड स्पेस। तो हैजार्ड क्या क्या होते हैं। तो हैजार्ड कहते किसको हैं। हजार्ड कहते हैं ऐसा कोई समथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ऐसा कोई चीज़ जिसमें हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो हमें। तो जैसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी ये क्या है, हजार्ड है। तो लेस देन 19.5 अगर ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी। कम ऑक्सीजन होने से क्या है, हमारा अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और जितना कम होता जाएगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक हजार्ड है। सेकेंड हजार्ड ये है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। ज़्यादा ऑक्सीजन हो तब भी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन है, ज़्यादा फायर कैच होगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर कम ऑक्सीजन है तो हमारे ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम है, और ज़्यादा ऑक्सीजन है तो इसमें फायर हो सकता है। इसमें हम भी जल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इसमें क्या होता है, फायर का चांस रहता है। हम अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नेक फ्लेम मिला तो ये फायर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फायर हो जाएगा। जो चीज़ जलने वाले नहीं भी हैं वो चीज़ भी जलने लगेंगे। तो अगर कम है तो हमारे लिए हेल्थ हजार्ड क्रिएट करता है, ऑक्सीजन हमें प्रॉपर बॉडी को नहीं मिलेगा। और अगर ज़्यादा है तो यानी कि हेल्थ हजार्ड तो किसी तरह का नहीं रहेगा, बट यहाँ पे फायर हजार्ड आ जाता है, यानी कि तुरंत आग लगने की संभावना रहेगी। जो चीज़ कम जलने वाला है वो चीज़ भी उसमें बर्न हो जाएगा ज़्यादा ऑक्सीजन में। सेकेंड जो है टॉक्सिक मटेरियल्स, यानी कि हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में है तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स भी हों, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जिसको हम लोग CO बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, ये भी हो सकता है। वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग फ्यूम भी आ सकता है, इट में भी प्रॉब्लम फॉर मी। एंड कोरोसिव कुछ केमिकल्स वगैरह हैं, इट में अल्सो कॉज, यानी कोई भी टॉक्सिक हो मटेरियल हो सकते हैं उसके अंदर में। आप चाहें तो नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइट रिक्वायरमेंट कि ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक जनरल आइडिया आपको मिल रहा है। साथ में कुछ कम्बस्टिबल मटेरियल हैं जो कि वहाँ पे फायर कैच कर सकते हैं। टॉक्सिक में और कम्बस्टिबल में अंतर ये होता है कि टॉक्सिक ये हमारे हेल्थ हजार्ड क्रिएट करता है, और कम्बस्टिबल क्या है, फायर करता है, ये हमारे उतना हेल्थ हजार्ड क्रिएट नहीं करता है। तो मीथेन है ना, मीथेन जो है फायर कैच कर सकता है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, ये एक प्रॉब्लम हमें दे सकता है। टॉक्सिक क्या है कि थोड़ी सी अमाउंट में अगर हम लेते हैं ना बॉडी में तो हमारे ऊपर असर करता है। कम्बस्टिबल क्या है, उसका एक्सप्लोजिव रेंज में रहेगा तभी उसमें फायर होगा। लेकिन टॉक्सिक में क्या है कि थोड़ा सा भी अमाउंट हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, कम्बस्टिबल मटेरियल है, लेकिन थोड़ा भी अमाउंट में रहेगा ना तो जलेगा तो नहीं, बट हमारे बॉडी को प्रॉब्लम कर सकता है। तो टॉक्सिक ये है, आप जानते हैं केमिकल जैसे टॉक्सिक है, हार्मफुल है। फिफ्थ इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है अगर उसमें कुछ ऐसा रहे तो उससे हमें इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक भी एक हजार्ड है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। साथ में मैकेनिकल हजार्ड भी हो सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में। कोई रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हो सकते हैं, तो रोटेटिंग पार्ट्स हो सकते हैं जिसमें हमें हम फंस सकते हैं। साथ में तो अब कोई अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि O2 का लिमिट क्या है, कितना रहना चाहिए, तो O2 जो है जो इन्वायरमेंट में 21% रहता है ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, ठीक है। 78% नाइट्रोजन रहता है, 1% में अदर गैसेज होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी गैसेज हैं 1% में रहता है। तो 21% तो नॉर्मल है, लेकिन हम लोग 19.5 टू
5 तक हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेंज बोलते हैं। इस बीच में रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि 21 ही हमेशा रहे तो नहीं रहेगा, ये थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा ज़्यादा भी होगा, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस है तो वहाँ एयर का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इसका परसेंटेज कम ही होगा, है ना। या कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मान लेते हैं कि वहाँ उसमें कोई कनेक्शन है तो वहाँ ऑक्सीजन परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकता है, तो लेकिन इस रेंज में रहे तो नॉर्मल कहते हैं, और इससे ज़्यादा कम हो तो यानी कि एबनॉर्मल है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो अक्सर जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताओ अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम है, और ये लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो कोई भी सोचता है ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है बट वहाँ पे फायर हज़ार्ड क्रिएट हो जाता है, वहाँ फायर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये चीज़ इंटरव्यू में लोग चुप हो जाते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, जब ऑक्सीजन कम हो तो हेडेक होता है, हमारी डेथ भी हो सकती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन हो जैसे मैंने बताया इस रेंज से ज़्यादा हो तो क्या होता है, वहाँ पे फायर का चांस रहता है। तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, कम ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम है। अब O2 स्टैंडर्ड्स क्या है इन कन्फाइंड स्पेस में, जैसा कि मैंने बताया O2 स्टैंडर्ड ये है कि मिनिमम जो है 19.5 होना चाहिए, है ना, और मैक्सिमम कितना होना है 23.5% इन अदर कंट्रीज, है ना। ये कुछ कंट्री टू कंट्री वेरी भी करते हैं इसके स्टैंडर्ड, बट उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, ये स्टैंडर्ड है। कभी कभी जो है 1.5 मीटर से डीप अगर कोई गड्ढा खोदा जाए, जैसे ये गड्ढा है 1.5 मीटर डीप है ना, 1.5 मीटर, तो ये भी ट्रीटेड एज ए कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा नहीं कि ये एक्सकेवेशन है तो इसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस में नहीं लेंगे, इसका भी एक क्राइटेरिया ये है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा डीप हो तो इसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो ऑल हज़ार्ड ऑफ एक्सकेवेशन इंक्लूड इन द कन्फाइंड स्पेस में इंक्लूड करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो, और एडिशनल हज़ार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस ऑल्सो हम लोगों को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ जनरल चीज़ें देखा कन्फाइंड स्पेस के बारे में। अब आइए जानते हैं रेसिडुअल एनर्जी। हज़ार्ड जो है रेसिडुअल एनर्जी मतलब क्या, एक कन्फाइंड स्पेस है और कुछ ऐसे एनर्जी हैं जो स्टे करते हैं, और वो आपको जब आप टच करेंगे या ओपन करेंगे वाल वगैरह को तो आपको इफेक्ट करेंगे। जैसे एक टैंक है ना, इसमें पाइपलाइन जो है आई हुई है, तो हो सकता है कि इसमें आपको पाइप से गैस का फ्लो स्टार्ट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना, है ना। तो रेसिडुअल एनर्जी जो है ये भी हो सकता है, मान लेते हैं कोई हाइड्रोलिक एनर्जी है और उसको हम लोग बंद किए हैं और अचानक से ओपन करेंगे, क्या होगा, वो उसके लिक्विड्स वगैरह बाहर आने लगे। कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हमने डिस्चार्ज नहीं किया और अचानक से हम काम करने जाएंगे, कभी कभी क्या होता है ना, जब रोटेटिंग पार्ट जहाँ रहता है ना वो रोटेट होता है और इस पर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, तो जब हम इसके ऊपर काम करने जाएंगे अगर टू सरफेस को टच कर दिया हमने तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ये सब क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एनर्जी, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको रिलीज़ करना, कोई पाइपलाइन में प्रेशर वाला पाइप है उसको रिलीज़ करना, इस तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको डिस्चार्ज करना, है ना। ये सारे चीज़ रेसिडुअल एनर्जी में आते हैं। और तो हज़ार्ड रेसिडुअल एनर्जी का भी रहता है। तो जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें रेसिडुअल एनर्जी को क्या करना पड़ता है, एक तो हटाना, रिलीज़ करना पड़ता है। उसके बाद तो पहले हज़ार्ड देख लेते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अगर कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं तो बहुत सारे नुकीले ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि आपके पैर में आ सकते हैं, आपके शरीर को काट सकते हैं या हो सकता है चुभ सकते हैं। उसके बाद जो है इंटेंजलमेंट, यानी कि कुछ रोटेटिंग पार्ट है या कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें आपका कपड़ा फंस जाएगा, है ना, उलझ जाएगा। ड्रॉनिंग हज़ार्ड भी होता है, DRAWNIN, जिसमें कोई क्या है कि ये मान लेते हैं कन्फाइंड स्पेस में इसमें वाटर लॉगिंग है, पानी है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर डूब सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉनिंग हज़ार्ड। इनगल्फमेंट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारा डस्ट भरा हुआ है, कोई ऐसा चीज़ डस्ट भरा हुआ है, मान लेते हैं गेहूँ है, अनाज है कोई, या ऐसा कोई चीज़ है जैसे लाइमस्टोन है, ये सब पाउडर ही हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा रहे तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर धंस जाएगा, तो इसको बोलते हैं इनगल्फमेंट। तो ये इनगल्फमेंट हज़ार्ड भी आपको कन्फाइंड स्पेस में देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कोई साइलो है और उसमें पूरा आपको कोल डस्ट भरा हुआ है या कोई अनाज भरा हुआ है, अगर कोई आदमी उसमें गिरा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो उसमें नीचे धंस जाएगा और मर जाएगा। सफोकेशन तो रहता ही है ना, और साथ में सफोकेशन में दम घुटना, मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो दम घुटेगा, एयर का फ्लो प्रॉपर नहीं है, फायर एक्सप्लोजन का चांस रहता है। तो इसके कंट्रोल मेजर में क्या हो सकते हैं, जैसे आप देखिए, अगर कोई रेसिडुअल एनर्जी है, आप चाहते हैं इस, अगर एक कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हैं, इस तरह का टैंक है, इसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे पाइपलाइन, सर्विस पाइपलाइन होंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के या अलग अलग न्यूमेटिक पाइपलाइंस हो सकते हैं, हाइड्रोलिक पाइपलाइन हो सकते हैं, कोई केमिकल का, कोई गैस का हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन हो सकती है इसके अंदर, ये सब आइसोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन या मैकेनिकल आइसोलेशन जो भी है हमको करना पड़ेगा। और इसमें लोटोटो का यानी कि लॉकआउट और टैग आउट का यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग उसको लोटो बोलते हैं। तो लोटो का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे इस वाल को बंद करके इसमें हम लोगों को लॉक लगाना है और फिर वहाँ पे टैग लगाना है, ताकि हम लोगों ने किस काम के लिए बंद किया, और चाबी जो है इसका जो की है वो जो इसके अंदर काम करेगा उसके पास उसके रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इलेक्ट्रिक को आइसोलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेट करेंगे तो मैकेनिकल आइसोलेशन, है ना। या किसी तरह का भी जो है पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, तो उसको हम लोगों को आइसोलेट करना है। और आइसोलेट करने के बाद हमको लोटो का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोटो नहीं करेंगे तो फिर कोई जाके ओपन कर देगा, है ना। तो ये इसके कंट्रोल मेजर हैं। और इंसुलेटेड पीपीज़ का यूज़ करना है इसके अंदर में, ताकि किसी तरह का स्पार्क जनरेट ना हो। कवर ऑल लाइटिंग क्लोथिंग, है ना, कवर पहनना है, लाइट क्लोथिंग पहनना है इसके अंदर। मैकेनिकल आइसोलेशन लोटो, मैकेनिकल आइसोलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन एंड बीए मास्क, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना। इसके अंदर मान लेते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, तो मैं बताऊंगा। बीए सेट का यूज़ करते हैं, मास्क का यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ए कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट कैन बी इशूड, किस कंडीशन में वर्क परमिट इशू किया जाना चाहिए या करना है। तो कन्फाइंड स्पेस परमिट तभी इशू करना होता है जब प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो, गैस टेस्ट हो गया हो, रीडिंग सेटिस्फैक्ट्री हो, प्रॉपरली बैरिकेटेड हो, वार्निंग साइन उसमें हो, पोस्टेड हो, ट्रेंड स्टैंड बाई हो, मैन इज प्रेजेंट, उसका लॉक सीट वगैरह मेंटेन कर रहा हो, सफिशिएंट लाइटिंग हो अंदर में काम करने के लिए, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 24 वोल्ट से 110 वोल्ट का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी रहता है कई कंट्रियों में। प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर और बाहर से बात करने के लिए। लॉकआउट टैग आउट का यूज़ किया जाना चाहिए प्रॉपर, अगर किया हुआ हो, अगर नेसेसरी है। लाइफ लाइन, मैन रिट्रीवल सिस्टम अगर नेसेसरी अगर हो, तो ये अगर सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप कन्फाइंड स्पेस परमिट इशू कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि हु इज़ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, तो जो अटेंडेंट है जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर रहता है वो कौन हो सकता है। तो ही इज़ वन हु इज़ अवेयर ऑफ कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड, जो उस कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड के बारे में जानता हो, एंड नो हाउ टू रिएक्ट, और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कैसे रिएक्ट करना है ना, अगर कुछ रॉन्ग होता है। एंड एबल टू मेंटेन कन्फाइंड स्पेस इंट्री लॉक सीट, यानी कि कौन अंदर गया, कितना गैस टेस्टिंग करने आता हो, ये सारी चीज़ें अगर पता है यानी कि वो कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द हैजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस। मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है, इनरिचमेंट हो सकता है, प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेज हो सकते हैं, केमिकल हैजार्ड हो सकता है, बहुत तरह के केमिकल होते हैं, फायर हैजार्ड हो सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है, फॉल हैजार्ड, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, डस्ट हो सकता है, साउंड हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ठंडे देशों में ठंडे लगने का भी चांस होता है, कॉस्ट इन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट में आदमी कोई फंस सकता है यानी कि इंटेंजलमेंट भी हो सकता है, और इनगल्फमेंट यानी कि कोई आदमी धंस सकता है, डूब सकता है अगर कोई वहाँ पे डस्ट वगैरह हो तो, और ड्रॉनिंग हजार्ड भी होता है यानी कि पानी वगैरह है तो उसमें डूब सकता है आदमी। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप चाहें तो अपने सिचुएशन के अनुसार इसमें और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की ड्यूटी क्या होती है। तो अटेंडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी ऑफ इंट्रेंट, जो उसके अंदर जाता है ना कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसकी सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी होती है, और शुड बी प्रेजेंट वेन एवर पीपुल आर वर्किंग इन द कन्फाइंड स्पेस, जहाँ भी कन्फाइंड स्पेस में कोई काम कर रहा है वहाँ पे वो आदमी रहता है। मेंटेन अपडेट इंट्री लॉक सीट, कौन अंदर गया इसकी वो लॉक सीट जो है वो मेंटेन करता है। मेंटेन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द इंट्रेंट, जो अंदर जा रहा है उससे कम्युनिकेशन, यानी कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम, यानी कम्युनिकेशन करते रहता है। मॉनिटर कंडीशंस इन द कन्फाइंड स्पेस, यानी किसी तरह का चेंजेस तो नहीं हो रहा है, लाइक सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर। सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर मीन्स किसी तरह का
हैज़ार्ड तो वहाँ पे रिस्क तो नहीं बन रहा है, जैसे कि गैस टेस्टिंग प्रॉपर है करना है, किस तरह का वाटर या किसी तरह का स्मोक या जो भी है वो चेक करते रहना है। प्रिवेंट ऑथोराइज्ड एंट्री ऑफ पर्सनल, अनऑथोराइज एंट्री पर्सनल यानी कोई अनऑथोराइज एंट्री उसमें वो मना करेगा जाने से। अलार्म बजाएगा, इनिशिएट अलार्म फॉर द हेल्प इफ़ नीडेड और इवैक्यूएट द इंट्रेंट्स इफ़ द कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइंग। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है को जो उसके अंदर गए हैं उसको इवैक्यूएट भी करेगा, बाहर निकालेगा। कॉन्टैक्ट रेस्क्यू पर्सनल इफ़ नेसेसरी, और ये जो रेस्क्यू पर्सनल रहेंगे जो बाहर में जो बचाने वाले, उनको भी टीम को इन्फॉर्म करके बुलाएगा। तो ये सब काम है किसका? अटेंडेंट का। ये कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो आदमी खड़ा रहता है हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सब एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइंड स्पेस। तो अब मैंने बताया ही पहले, पाइप हो सकते हैं, वेसल हो सकता है, टैंक हो सकता है, बॉयलर हो सकता है, ट्यूब एरिया हो सकता है, कोई भी इनक्लोज एरिया जो है ना, साइलो, ट्रेंचेज, एक्सकेवेशन डीपर देन 4 फीट। 4 फीट मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 1.5 मीटर, स्लज पिट्स, डक्ट वर्क। कौन कौन से हजार्डस जॉब होते हैं कन्फाइंड स्पेस में? तो ऐसा जॉब जो कि एक तरह से रिस्क क्रिएट करे उसको हजार्डस जॉब बोल सकते हैं। वेल्डिंग एक हजार्डस जॉब है क्योंकि इसमें फ्यूम निकलेगा, स्पार्क निकलेगा जिससे वहाँ पे आग भी लग सकता है। ग्राइंडिंग भी सेम है, कोई केमिकल क्लीनिंग हो रहा है ना तो वहाँ उससे क्या होगा, और उसके जो है फ्यूम्स वगैरह या उससे भी हजार्ड क्रिएट हो सकता है। यूजिंग ऑफ गैस कटिंग सेट कर रहे हैं, कोई लीकेज हो गया, या एक तो नेट फ्लेम है, ये भी प्रॉब्लम है। इरेक्शन ऑफ मटेरियल, अगर कन्फाइंड में कोई इरेक्शन हो रहा है तो ये भी एक हजार्डस जॉब है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि हजार्डस जॉब क्या है कन्फाइंड स्पेस में, तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सेफ ऑक्सीजन लिमिट फॉर एंट्री टू कन्फाइंड स्पेस विदाउट एन एयर सप्लाई। तो हम लोग कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नॉट लेस देन 19% अगर हो, 19% से अगर कम हो तो हम लोग को बिना एयर सप्लाई के। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सेफ ऑक्सीजन लिमिट फॉर एंट्री टू कन्फाइंड स्पेस विदाउट एन एयर सप्लाई। तो 19%, 90% से अगर कम हो तो हम लोग को एयर सप्लाई लेके ही जाना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि लिस्ट 6 सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर टू अवॉइड एक्सीडेंट व्हेन वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। तो हम लोग कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं? एक तो प्री एंट्री प्रिकॉशन, रिमोट रिमूवल ऑफ कंटेंट, आइसोलेट टू इंश्योर द एक्सीडेंट इंट्रोडक्शन, ये कर सकते हैं। प्री एंट्री प्रिकॉशन जो भी लेना है वो करेंगे। आइसोलेट करेंगे यानी कि लोटो का यूज़ करेंगे। चेक एंड सर्टिफाई द एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर टेस्टिंग करेंगे, जो भी उसमें गैसेज होंगे लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, H2S हो सकता है, जो भी गैस होंगे उसको चेक करेंगे। सफिशिएंट ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन टेस्ट करेंगे। साथ में प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, PPE का प्रॉपर यूज़ करेंगे। इंश्योर वेंटिलेशन ऑफ स्पेस ड्यूरिंग द ऑक्यूपेंसी, वेंटिलेशन मेंटेन करके रखेंगे ताकि ऑक्सीजन लेवल सब बराबर रहे। इसके लिए हम लोग ब्लोअर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर सेफ्टी हार्नेस एंड रिस्ट स्ट्रैप जो है हम लोग को पहनना है। प्रोवाइड ए ट्रेंड टैंक वाचर यानी कि अटेंडेंट वहाँ पे होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में कम्युनिकेट करके रेस्क्यू करे, इवैक्यूएट करे। और हैज़ मीन्स ऑफ साउंडिंग अलार्म एंड इफेक्टिव रेस्क्यू ऑन हैंड। साउंडिंग अलार्म तो होना चाहिए क्योंकि साउंडिंग अलार्म नहीं रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। और साथ में रेस्क्यू होना चाहिए, वहाँ पे रेस्क्यू टीम बनाना चाहिए, रेस्क्यू टीम होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम हम लोग रेस्क्यू कर पाएँ, या रेस्क्यू के लिए जो भी इक्विपमेंट है वो चीज़ वहाँ पे रहनी चाहिए। अगर कोई कन्फाइंड स्पेस ऐसा हो जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं हो, है ना, मतलब वहाँ पे ये एटमॉस्फेयर का जो एयर है आसानी से नहीं जा सके, मान लेते हैं कोई बहुत गड्ढा है या बहुत अंदर है, उसमें आसानी से एयर नहीं जाएगा, तो वहाँ पे व्हाट टेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ द स्पेस टू बी इंटर्ड, गिव 3 टेस्ट। तो 3 टेस्ट ये होगा दैट द एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम द कंबस्टेबल मटेरियल कोई नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोसिव गैसेस कोई नहीं होनी चाहिए, और दैट द स्पेस इज़ फ्री फ्रॉम द टॉक्सिक गैसेस। उसके बाद जो है दैट देयर इज़ सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट टू अवॉइड द हेल्थ हजार्ड। तो ये हम लोगों को चेक करना है कंबस्टेबल, टॉक्सिक गैसेस का और ऑक्सीजन प्रेजेंट। जब हम कन्फाइंड स्पेस के लिए रिस्क असेसमेंट बना रहे हों, इन कैरी आउट रिस्क असेसमेंट टू इंश्योर सेफ वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, नेम 6 फैक्टर इनसाइड द स्पेस दैट शुड बी कंसीडर्ड। तो हम लोगों को उसका कन्फाइंड स्पेस में जब कौन कौन सा फैक्टर ध्यान देना चाहिए जब रिस्क असेसमेंट बनाने जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए क्या कंटेंट थे, प्रीवियस कंटेंट क्या क्या थे, है ना, इसके पहले उसमें क्या क्या रखे जा चुके हैं, रेसिड्यूज़ क्या क्या हैं, क्या बचे हैं अभी, कंटामिनेशन किस तरह का है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी है क्या, ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकता है क्या, स्ट्रक्चर एंड लेआउट का कुछ प्रॉब्लम है क्या, टेम्परेचर का प्रॉब्लम है क्या,
ह्यूमिडिटी कोई ज़्यादा हो सकता है क्या, विजिबिलिटी प्रॉब्लम है क्या। तो ये सारे पॉइंट जो है जब हम रिस्क असेसमेंट बनाने जाते हैं तो हमें कंसीडर करने चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट ऐड भी हो सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि इतने ही पॉइंट हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं या कुछ निकाल भी सकते हैं। तो मैं आपको एक कॉमन आइडिया दे रहा हूँ। जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो किसी कन्फाइंड स्पेस के लिए, तो नेम 6 फैक्टर्स आउटसाइड द स्पेस दैट शुड बी कंसीडर्ड। तो आउटसाइड कौन कौन से होंगे। तो पहला है इनग्रेस ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन, हो सकता है बाहर से कोई सोर्स ऑफ इग्निशन इंटर कर जाए। सेकेंड जो है इनग्रेस ऑफ सबस्टांसेस, कोई बाहर से कोई सबस्टांस इंटर कर जाए, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि जो आइसोलेशन हुआ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, यानी कि लोटो को एक बार क्रॉस चेक हम लोगों को करना चाहिए। यानी कि इनएडिक्वेट आइसोलेशन हो सकता है जिसके चलते कोई बाहरी सबस्टांस जो है इंटर कर जाए। और हो सकता है साइड प्लांटों से कुछ गैस आ जाए, ऑपरेशन ऑफ द प्लांट नियर बाई वर्क एक्टिविटी से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और रेंट ब्लॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रूट्स, यानी कि जो हम लोगों का जो एग्जिट रूट है उसको ब्लॉक कोई कर सकता है, जिसमें हम लोग इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जब भी हम रिस्क असेसमेंट करने जाते हैं तो हम लोगों को ये 6 फैक्टर आउटसाइड का देखना पड़ता है कि क्या ये चीज़ें हैं क्या, अगर है तो हम इसको ठीक करना है। अगर हम किसी कन्फाइंड स्पेस में पेंटिंग का काम कर रहे हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन पेंटिंग और क्लीनिंग यूजिंग फ्लेमेबल सॉल्वेंट इन द कन्फाइंड स्पेस। कभी कभी कन्फाइंड स्पेस में फ्लेमेबल सॉल्वेंट को लेकर हम लोग पेंट करते हैं, पेंट रहता है जिसमें आग लगने का चांस रहता है ना। जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं लाइक थिनर वगैरह का जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को देयर मस्ट बी एडिक्वेट वेंटिलेशन, एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर आए, और ये जो पेंट वगैरह है जो सॉल्वेंट्स हैं वो बाहर निकल जाए, यानी कि डाइल्यूट हो जाए। तो इसमें क्या होगा, एक्सप्लोसिव रेंज में जब नहीं आएंगे तो वहाँ पे किसी तरह का फायर का चांस नहीं रहेगा। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, कोई नेट फ्लेम का यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि नेट फ्लेम मतलब गैस कटिंग, वेल्डिंग या इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए। और ये सब अगर प्रोवाइड करते हैं तो यही हमारा प्रिकॉशन है जब हम पेंटिंग करते हैं। अगर एक कन्फाइंड स्पेस है और इफ़ ए कन्फाइंड स्पेस हैज़ नॉट बी सर्टिफाइड एज ए सेफ कैन ए पर्सन इंटर इट। तो अगर कोई कन्फाइंड स्पेस सर्टिफाइड नहीं किया गया कि सेफ़ है तो उसके अंदर जा सकते हैं इफ़ वियरिंग ब्रीथिंग अपरेटस। अगर BS सेट है तो वो भी आप उसके लिए ऑथोराइज हैं तब, क्योंकि BS सेट जब आपने पहन लिया तो आप अंदर का अब एयर्स को नहीं लेंगे। आप BS सेट जो है आपको एक्सटर्नल सप्लाई देता है एयर का, और आप उसको यूज़ करके अंदर जा सकते हैं। ये जनरली होता है रेस्क्यू के टाइम में या कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया है तो। अब आइए जानते हैं डिसीजन सीक्वेंस के बारे में, यानी कि जब हम कन्फाइंड स्पेस में हमें काम करना होता है, अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि आपका डिसीजन सीक्वेंस कैसा होगा कन्फाइंड स्पेस में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर द वर्क टू बी डन इन द कन्फाइंड स्पेस जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे 2 सिचुएशन होता है। एक सिचुएशन होता है कि वर्क कैन बी डन विदाउट एंट्री, तो यहाँ बिना एंट्री के अगर काम कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है यहाँ। और एक होता है कि वर्क कांट बी डन विदाउट एंट्री, बिना कन्फाइंड स्पेस में इंटर हुए काम नहीं हो पाएगा। तो ये 2 सिचुएशन होता है। तो अगर बाहर से ही हो सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है, उस कन्फाइंड स्पेस को विड्रॉ फ्रॉम द सर्विस करना है और ऑथोराइज वर्क प्रोहिबिट एंट्री करनी है। तो प्रोहिबिट एंट्री यहाँ पे आप कर देते हैं तो यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब अगर केस जिसमें बाहर से नहीं कर सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री बहुत ज़रूरी है, तो इसको रेफ़र करना है टू सुपीरियर इंचार्ज ऑफ परमिट। और उसके बाद वर्क टू बी डन विद द ब्रीथिंग अपरेटस। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है, क्या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई टॉक्सिक गैसेज, ऑक्सीजन डिफिशियंसी है या नहीं है। अगर वो कन्फाइंड स्पेस नॉर्मल है, उसमें एयर है प्रॉपर, मतलब ऑक्सीजन लेवल है, टॉक्सिक गैसेस नहीं है, तो वर्क टू बी डन विदाउट ब्रीथिंग अपरेटस, आसानी से आदमी जाके काम कर सकता है। एक कन्फाइंड स्पेस में जिसका एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं किया गया है, अभी भी उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को इंटर करना है, बट टू बी डन विद द ब्रीथिंग अपरेटस। ये एक सिचुएशन हो गया। उसके बाद अगर ब्रीथिंग अपरेटस से जाना है तो चेक दैट द वियरिंग ऑफ ब्रीथिंग अपरेटस इज प्रैक्टिकल इनसाइड द प्लांट एंड ड्यूरिंग द एसेस एंड इग्रेस। अब उसके अंदर जाएंगे तो क्या ब्रीथिंग अपरेटस पहन के जा सकते हैं, वैसा उसका कोई डिज़ाइन है क्या, मतलब, और अगर हम इतने अरेंजमेंट पहनते हैं तो आने जाने का रास्ता अच्छा होना चाहिए, एक्सेस इग्रेस अच्छा होना चाहिए, तो ये चेक करना है। अब दोनों केसेस में
हम लोग विड्रॉ फ्रॉम द सर्विस, यानी कि उसको कन्फाइंड स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, उसका जो भी अरेंजमेंट है करेंगे ताकि उस तरफ उसमें कोई और बाद में केमिकल्स या गैस न आए, यानी कि लोटो लगा देंगे। अब जैसे ही विड्रॉ फ्रॉम द सर्विस किया हम लोगों ने, आइसोलेट प्लांट और सेक्शंस कंसर्न्ड, लॉकअप वाल्व और इंसर्ट ब्लैंकिंग प्लेट, ठीक है, ये काम हम लोगों को करना होता है। आइसोलेट करना है यानी कि वाल को बंद करके लोटो लगाना है ना, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को लॉक करना है। और कभी कभी वाल में क्या होता है, लोटो लगाने के बाद होल्ड नहीं होता है, ये वाल जो है होल्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग को एक ब्लैंकिंग करना पड़ता है, एक ब्लैंक प्लेट इंसर्ट करना पड़ता है दोनों फ्लैंज के बीच में, इसको हम लोग इंसर्ट ब्लैंकिंग प्लेट्स बोलते हैं। ये तो हमने कर लिया, आइसोलेट किया। अब उसके बाद चेक नो सोर्स ऑफ इनग्रेस ऑफ गैस, फ्यूम्स, डेंजरस मटेरियल, एक बार इसको क्रॉस चेक करना है, देखना है। अगर पावर सप्लाई मैंने बंद कर दिया तो एक बार चालू करके देखना है क्या जा रहा है क्या, वाल अगर बंद कर दिया तो एक बार खोल के देखना है खुल रहा है क्या। तो इस तरह से हम लोगों को एक बार क्रॉस चेक करना है, कोई सोर्स ऑफ इनग्रेस और गैसेस कोई आ सकते हैं क्या, और अगर और कोई भी है जो छूट गया हो उसको भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि अगर ये कोई भी चीज़ छूटता है तो कोई भी अगर पूरी तरह से आइसोलेट नहीं होता है, अगर आप काम करने जाते हैं तो काम करने के दौरान गैस आ सकते हैं, फ्यूम मटेरियल्स जो भी हैं आ सकते हैं, और जिसके चलते किसी की जान भी जा सकती है। अब जो नेक्स्ट है वो है रिमूव स्लज एंड और डिपॉजिट इफ प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि अगर कोई स्लज वगैरह है, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम क्लीन करते हैं तो कुछ चीज़ें जब हमको सर्विस से विड्रॉ करते हैं तो उसमें स्लज वगैरह नीचे बैठा रहता है। मान लेते हैं कि कोई केमिकल था पहले तो हमने उसको ड्रेन कर दिया, लेकिन फिर भी बॉटम में तो कुछ ना कुछ सेटल रहेगा, तो ये चीज़ें भी हम लोगों को देखनी है। अब हम लोगों ने स्लज को रिमूव कर लिया, कोई ऐसा केमिकल जो वहाँ हो सकता था नीचे बॉटम में, वो सारे चीज़ों को हम लोगों ने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो गया। अब क्लीन इनसाइड द सरफेस बाई एप्रोप्रिएट मेथड एंड वेंटिलेट थ्रूली। अब इनसाइड सरफेसेस को क्लीन करना है वाटर वगैरह से या जैसे भी कर सकते हैं आप, जो सुटेबल मेथड है, और उसके बाद वेंटिलेट करना है। वेंटिलेट करने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से जो है उसके एयर्स को, जिससे कि इन्वायरमेंटल एयर उसके अंदर जाए ताकि वहाँ पे किसी तरह का हजार्डस केमिकल या टॉक्सिक फ्यूम ज़्यादा कंसंट्रेशन में न रहे, वो बाहर आ जाए, तो हमको वेंटिलेट करना है। अब वेंटिलेट करने का तरीका ये होता है, या तो हम लोग नेचुरल कर सकते हैं, मतलब नेचुरल मतलब उसका वेंट खोल दिया और छोड़ दिया, ऑटोमेटिक इन्वायरमेंटल एयर जा रहा है, और एक होता है फोर्स वेंटिलेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्लोअर लगाते हैं, फ़ैन लगाते हैं वहाँ पे और हवा देते हैं, जिसके चलते वहाँ जो अंदर का हवा है वो बाहर निकल जाता है और फ्रेश एयर जो है उसमें जाता है। इस तरह से क्या होता है, जो अंदर का एयर जिसमें टॉक्सिक गैसेज या फ्लेमेबल गैसेज थे वो बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर में डाइल्यूट हो जाता है, और जिससे कि वहाँ अंदर में एटमॉस्फेयर हम लोग ब्रीथिंग के लायक हो जाता है, सारी चीज़ नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये फोर्स वेंटिलेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद रेफर बैक फॉर फर्दर क्लीनिंग और पर्जिंग एज नेसेसरी। अगर आपको ये क्लीन पूरी तरह से नहीं होता है तो फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा और पर्जिंग करना पड़ेगा। पर्जिंग करने का मतलब ये है, कोई ऐसा गैस जो कि टॉक्सिक ना हो उसको हम लोग पर्ज कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, ये रिएक्टिव नहीं होता है, और अगर इसको हम लोग पर्ज करते हैं तो क्या होता है कि वो अगर कोई दूसरे गैसेज है टॉक्सिक वगैरह वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन चारों तरफ आ जाएगा। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, अगर हम लोग ऑक्सीजन पर्जिंग करते हैं या एयर पर्जिंग करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फ्लेमेबल या कोई टॉक्सिक गैसेज हों तो फ्लेमेबल होगा तो क्या होगा, उसके साथ मिल के वो एक एक्सप्लोसिव रेंज में आ जाएगा और ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जनरली पर्जिंग के लिए नाइट्रोजन वगैरह को हम लोग प्रीफर करते हैं। तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो इसका वेंटिलेशन प्रॉपर था, क्लीनिंग प्रॉपर हो गया, तो हम लोग इसके टेस्ट करेंगे, टेस्ट एटमॉस्फेयर इनसाइड। तो हम लोग इसके अंदर का एटमॉस्फेयर टेस्ट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन वगैरह टेस्टिंग करेंगे, फ्लेमेबल टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ दो चीज़ आ सकता है, या तो टेस्ट रिजल्ट ओके यानी कि ऑक्सीजन लेवल ओके है, कोई फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं है, टॉक्सिक गैसेज नहीं है। तो अगर ऐसा है तो नॉट सेफ फॉर एंट्री विदाउट अप्रूव्ड ब्रीथिंग apparatus ये हो सकता है, या सेफ फॉर एंट्री विदाउट ब्रीथिंग apparatus। तो अगर पैरामीटर सब सही है यानी कि ऑक्सीजन लेवल सही है, टॉक्सिक गैसेज नहीं है, तो हम लोग बिना ब्रीथिंग apparatus के भी इंटर कर सकते हैं। अगर इसमें सब कुछ ठीक नहीं है, टॉक्सिक गैसेज हैं
ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रीथिंग apparatus के साथ में एंट्री होना पड़ेगा। सेफ नहीं है विदाउट ब्रीथिंग apparatus, ठीक है। तो अब जो है अगर ये ब्रीथिंग apparatus के बिना एंट्री नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ को इसको फिर क्लीनिंग और वेंटिलेशन की ज़रूरत है, पर्जिंग की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ से फिर बैक आ गया, पर्जिंग नेसेसरी था तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए। फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्टिफाई एज बीइंग सेफ फॉर एंट्री विद द अप्रूव्ड ब्रीथिंग apparatus, कि कौन से ब्रीथिंग apparatus के द्वारा ही हम लोग इसमें सर्टिफाई करना है। और तो एक में आ रहा है बिना ब्रीथिंग apparatus के इंटर नहीं कर सकते हैं, एक में आ रहा है कि ये नॉर्मल है और हम लोग सर्टिफाई करते हैं एज बीइंग सेफ फॉर एंट्री विदाउट ब्रीथिंग apparatus। अब दोनों केसेस में स्पेसिफाई कि किस तरह का क्या चाहिए, यानी कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग चाहिए, हार्नेस एंड लाइफलाइन चाहिए, अटेंडेंट सपोर्ट चाहिए यानी कि बाहर में रहना चाहिए, एयर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, है ना, दोनों केसेस में रेस्क्यू इक्विपमेंट होनी चाहिए और रिवाइविंग इक्विपमेंट, जो ये रिवाइविंग इक्विपमेंट होनी चाहिए दोनों केसेस में। बट इसमें क्या था, ब्रीथिंग apparatus चाहिए और इसमें ब्रीथिंग apparatus नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। जब इतना कंडीशन फुलफिल हो गया देन इशू परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट, यानी कि 8 आवर्स के लिए या 6 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के, जितने घंटे का काम है। और जो एयर मॉनिटरिंग है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का रिस्क है। जनरली 1 आवर पे लोग उसका टेस्टिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, बट अगर ज़्यादा रिस्क हो तो हम लोग इसकी जो इंटरवल है और कम भी कर देना चाहिए, जिससे कि एयर मॉनिटरिंग बराबर होता है। हो सकता है कि अभी वहाँ पे कोई गैसेस ना हो, ऑक्सीजन लेवल ठीक हो, लेकिन 1 आवर के बाद चेंज हो जाए, हाफ आवर के बाद चेंज हो जाए। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम लोगों की इसकी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए। और हमने अब परमिट इशू कर दिया, इशू परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द टाइम लिमिट। अब यहाँ पे जब परमिट इशू हो गया तो 2 केस हो सकते हैं, एक वर्क फिनिश इनसाइड द टाइम लिमिट, जो हमने टाइम दिया उसके अंदर ही काम कंप्लीट हो गया, और वर्क नॉट फिनिश्ड इनसाइड द टाइम लिमिट। अब यहाँ पे एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर टाइम फिनिश हो गया और वर्क कंप्लीट हो गया, वार्न पर्सनल रिटर्न परमिट फॉर कैंसिलेशन, जितने भी अंदर काम कर रहे हैं उनको वार्न करिए, बाहर निकालिए और परमिट टू वर्क को कैंसिल कर दीजिए, यानी काम कंप्लीट हो गया। और रिटर्न टू द सर्विस, और फिर कन्फाइंड स्पेस को रिटर्न सर्विस कर दीजिए, मतलब आप चाहें तो उसका लोटो वगैरह हटा के और फिर उसको रन करा सकते हैं, अपने सर्विस में ले सकते हैं और नॉर्मल कंडीशन में प्लांट फिर रनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर रिन्यूअल चाहिए, रेफर बैक सुपरवाइजर फॉर द रिन्यूअल और न्यू परमिट, या तो रिन्यू हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है टाइम, या फिर से नया परमिट आपको लेना है। जब नया परमिट लेना है तो जो स्टार्टिंग से प्रोसेस था फिर से उसको आपको करना है, सारी चेकिंग करनी है। और रिन्यू भी करना है तो सारे चीज़ एक बार चेक करके तब फिर स्टार्ट करना है, यानी कि उसका आइसोलेशन प्रॉपर है, गैस टेस्टिंग वगैरह करना है, फिर से आपको स्टार्ट करना है। तो अगर आपको रिन्यूअल हो गया तो रीचेक करना है फिर वो सारे चीज़, स्टेटस ऑफ द प्लांट, आइसोलेशन, क्लीननेस, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग और वर्क टू बी डन, ये सारा चीज़ चेक करना है। और चेक करने के बाद तब जाके फिर से ये सिचुएशन आएगा कि वर्क फिनिश हो गया और फिर जो है आपको रिटर्न करना है और रिटर्न टू सर्विस करना है। तो ये टोटल एक टिपिकल अरेंजमेंट है एसोसिएटेड विद द वर्क इन कन्फाइंड स्पेस। तो अगर आप एक कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जा रहे हैं तो एक पूरा प्रोफाइल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट अगर है तो इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछा जाए तो आप आसानी से उसका रिप्लाई दे सकेंगे बिना किसी क्वेश्चन आंसर्स को याद किए हुए। तो आई होप जो है आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।